नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले एक 4 साल की मासूम बच्ची के आंसुओं का विश्लेषण करेंगे, जो पिछले कई घंटों से इसलिए रो रही है क्योंकि उसके पिता और सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास नक्सलवादियों के कब्जे में हैं। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के दौरान राकेश्वर सिंह मनहास सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का हिस्सा थे और इस हमले में उनके 22 साथी शहीद हो गए थे, लेकिन नक्सलवादियों ने उन्हें बंदी बना लिया और वो इस समय भी नक्सलवादियों के कब्जे में है। आज राकेश्वर सिंह का परिवार चाहता है कि जिस तरह भारत सरकार ने वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान से छुड़ाया था, उसी तरह सीआरपीएफ के इस जवान को भी छुड़ाया जाए। इस जवान को छुड़ाने के लिए जरूरी है कि घर में ही छिपकर बैठे इन नक्सलवादियों को घर में घुसकर मारा जाए। राकेश्वर सिंह पिछले 10 वर्षों से देश की रक्षा कर रहे थे और आज जब उनकी जान खतरे में है तो ये हमारा और पूरे देश का फर्ज है कि हम उन्हें छुड़ाने के लिए आवाज उठाएं। इसलिए आज के डीएनए में हम सबसे पहले इसी मांग को आपके सामने रखेंगे और चाहेंगे कि आप भी अपना समर्थन दें। आज बीजेपी की स्थापना को 41 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली ये कि देश में नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानूनों को लेकर लोगों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की जा रही है और इससे निपटना बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, ये एक विचारधारा का अभियान है जिसने पार्टी को 2 सीटों से 303 सीटों पर पहुंचाया। और तीसरी बात यह कि बीजेपी की कोशिश है कि वो आखिरी व्यक्ति तक अपनी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाए। आज जब बीजेपी अपना 41वां जन्मदिन मना रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई इन बातों का महत्व कितना बड़ा है, कितना गहरा है, आज इस पर हम बात करेंगे और आपको हम बीजेपी के बारे में भी बताएंगे कि बीजेपी का उदय कैसे हुआ था, 41 वर्षों में बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई, उसके उदय से क्या सीखा जा सकता है। और आखिर में हम आपको जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का विश्लेषण दिखाएंगे, जिसे भारतीय रेल ने तैयार किया है। इस पुल के बनने से भारत में रेल नेटवर्क की पहुंच कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो जाएगी। और आज हमने चिनाब नदी के ऊपर बने इसी पुल से आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जो चिनाब नदी की तेज धार और दुश्मन देशों पर प्रहार के बारे में आपको बताएगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हुई यूपी पुलिस आज रात 3 बजे तक बांदा जेल पहुंच सकती है। मुख्तार को कड़ी सुरक्षा में एम्बुलेंस से यूपी ले जाया जा रहा है। मुख्तार की एम्बुलेंस के साथ यूपी पुलिस की 10 गाड़ियों में 100 से ज्यादा जवानों का सुरक्षा घेरा है। मुख्तार को कल बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्तार को बांदा जेल की बैरक 15 में रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी को बैरक 15 में अकेले रखा जाएगा। जेल में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त घेरा बनाया गया है। कोई उत्तर प्रदेश का अपराधी है और उसे उत्तर प्रदेश ले जा करके कानून के कटघरे में जो सजा दिलाने की दृष्टि से प्रयास सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से किया जा सकता है, वो करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मुख्तार पर निगरानी के लिए लखनऊ के जेल मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां बड़ी स्क्रीन पर बांदा जेल की सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्तार अंसारी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। बैठक में यूपी के गृह सचिव, डीजीपी और कई बड़े अफसर मौजूद थे। यूपी में मुख्तार अंसारी पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते दिनों मुख्तार के अवैध कब्जों पर भी बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार के कई अवैध निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त किए गए हैं। मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी पर राजनीति तेज हो गई है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर मुख्तार के लिए जेल में भी विशेष सुरक्षा की मांग की। परिवार ने कहा, यूपी में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पब्लिक के बीच में मंच से माइक पर चिल्ला के कहता है, गाड़ी उत्तर प्रदेश के किस बॉर्डर पर पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार के रहते मुख्तार को न्याय मिल पाना मुश्किल है। उनके परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं, उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। यूपी सरकार ने विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दी और कहा कि मुख्तार अंसारी पर कानून अपना काम करेगा।
जो भी अदालत के आर्डर हैं उनको हम अनुपालन करेंगे और कड़ाई से कानून का पालन करेंगे। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 3 जिलों के 31 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोट डाले गए। शाम 7:56 तक कुल मिलाकर 77.68% वोट डाले जा चुके थे। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के 16, हावड़ा के 7 और हुगली के 8 सीटों पर वोटिंग हुई। हुगली में आईएसएफ के चीफ अब्बास पीरजादा ने अपना वोट डाला। हावड़ा जिले की उलबेरिया विधानसभा से एक टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम बरामद की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चुनाव आयोग से ईवीएम मामले की जांच की मांग की है। उनके घर से कल रात को 4 ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट मशीन्स मिले हैं। क्या संकेत देती है? ईवीएम मामले में एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान आज कई जगहों पर हिंसा हुई। आरामबाग में आरांडी के एक बूथ पर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हुई। झड़प में टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल के पीएसओ को चोट आई। सुजाता मंडल ने बीजेपी समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया। आरामबाग में टीएमसी जीत रहा है, मैं जीत रही हूँ, इसलिए वो हताशा उनके दिमाग में इतना छा गया कि मुझे मार देने के लिए वो लोग टांगी बल्लम लेके मेरे ऊपर, वो जो बैम्बू का बांस लेके मेरे ऊपर चढ़ा हो गया। मेरा सर में मतलब खून जम गया। आप देखो कितना भी सर फूल के आया। दक्षिण 24 परगना के फलता विधानसभा में टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार विधान परुई की गाड़ी पर पत्थरबाजी की। हावड़ा के जगत बल्लभपुर में इंडियन सेक्युलर फ्रंट और टीएमसी समर्थकों में झड़प हो गई। आईएसएफ कार्यकर्ता की पिटाई कर उसकी स्कूटी को तालाब में फेंक दिया गया। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग पूर्व में बुरानगढ़ में जिंदा बम मिले। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर आज मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में वोट डाले गए। असम में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग हुई, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में सभी सीटों के लिए आज ही मतदान हो गया। असम में वोटरों ने भारी उत्साह दिखाया। इस चरण में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जलुकबरी से चुनाव लड़ रहे हैं। परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी धर्मपुर से, सिद्धार्थ भट्टाचार्य गुवाहाटीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। असम में 82.28% मतदान हुआ। तमिलनाडु में 65.15% वोटिंग हुई। केरल में 70.13% मतदान हुआ। पुदुचेरी में 78.23% मतदान हुआ। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बीजेपी, पीएमके और कुछ छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। वहीं डीएमके के साथ कांग्रेस, सीपीआईएम और 10 छोटी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने आज अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कुछ लोग राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए वो साजिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मौके पर कहा कि 41 सालों में बीजेपी ने 2 से 303 सांसदों तक का सफर पूरा किया है। आज 18 करोड़ सदस्यों की पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है आज स्थापना दिवस पर। सिर्फ नया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बच्चों, उनके शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पर चर्चा नाम से प्रधानमंत्री का ये संवाद कल शाम को 7 बजे होगा। कोरोना महामारी की वजह से इस बार प्रधानमंत्री छात्रों से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी और एक वीडियो भी साझा किया। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें परमबीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई जांच से उन्हें डर क्यों लग रहा है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, ईडी और बाकी एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी, तो कुल मिलाकर 6 लोग कतार में खड़े हैं।
इस बीच अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने भी एक याचिकाकर्ता एडवोकेट जयश्री पाटिल से संपर्क साधकर बताया है कि उनका बयान जल्द रिकॉर्ड किया जाएगा। सीबीआई की जांच जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और उन्होंने मेरी कंप्लेंट की कॉपी मांगी है। सीबीआई टीम मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से भी पूछताछ करेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.